Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today is the day 30 of Super 30 Days Free Course on Triple IT Hyderabad PGEE एग्जाम, जिसमें कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट से जो भी ट्रिपल आईटी में आते हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट से। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। तो ये ग्राफ आपको दे रखा है और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट। तो आपको कार्डिनैलिटी मतलब कि टोटल नंबर के कितने लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट होंगे ये आपको बताना है। नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंट सेट? द सेट ऑफ वर्टिसेस वी कैन से दैट, जो इंडिपेंडेंट हो। सो यहाँ पर ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट सेट है वो ए डी एफ का बनेगा, ए डी एफ का। वाई ए डी एफ? बिकॉज इंडिपेंडेंट मतलब कि कनेक्टेड ना हो, एडजेसेंट ना हो। तो ए अगर आपने लिख दिया तो आप ए का एडजेसेंट बी और जी नहीं लिख सकते हो। इनफैक्ट आप एच भी नहीं ले सकते हो बिकॉज ए के एडजेसेंट एच भी है। अब कौन एडजेसेंट नहीं है? तो एफ है। तो एफ को आप लिख लो, एडजेसेंट नहीं। तो अगर आपने एफ लिख लिया तो आप ई को नहीं लिख सकते, और आप या तो डी को ले सकते हो या तो सी को ले सकते हो। आप दोनों में से कोई भी लो, आप ए एफ डी लो या आप ए एफ सी लो, पर ए एफ सी डी तो नहीं ले सकते बिकॉज ये दोनों एडजेसेंट है। तो जो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट होगा उसके 3 एलिमेंट हो गया। वो 3 एलिमेंट ए डी एफ भी हो सकता है, ए एस सी एफ भी हो सकता है। सो द कार्डिनैलिटी विल बी 3। तो इट इज़ नॉन एडजेसेंट सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को हम इंडिपेंडेंट सेट कहते हैं। Now next is, which of the following is false to deploy a router? Router are by default broadcast domain separator. Router is not a multi-protocol device. All the interface of the router must belong to the same network. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑब्वियसली ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर राउटर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, जहाँ पे डेटा सबको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ओके, और यस, ये मल्टी पोर्ट प्रोटोकॉल डिवाइस नहीं है। मल्टी पोर्ट डिवाइस नहीं। मल्टी पोर्ट डिवाइस कौन सा होता है? जैसे कि आपका यस, रिपीटर हो गया। ठीक है, मतलब कि हब मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है जिसके मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं हब के, पर राउटर के मल्टीपल नहीं होते हैं पोर्ट। तो दैट इज़ वाई ये दोनों सही है। एंड ऑल द इंटरफेस ऑफ द राउटर मस्ट बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है। क्योंकि जो राउटर का इंटरफेस है वो डिफरेंट नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क 1 है, यहाँ पे नेटवर्क 2 है, और दोनों के बीच में हमने राउटर से कनेक्शन किया है। तो डिफरेंट नेटवर्क का इंटरफेस भी हो सकता है। यहाँ पे सेम नेटवर्क लिखा है तो वो गलत होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्फाइनाइट सेट्स आपको दे रखे हैं। क्राउन, जिसमें कि सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रेशनल नंबर, दिस इज ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर, एंड दिस इज नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट काउंटेबल है। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 मतलब कि WORN ये सारे काउंटेबल हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर काउंटेबल नहीं होते, क्योंकि जो सेट होता है रियल नंबर का जो सेट होता है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिंस ऑल द रियल नंबर आर अनकाउंटेबल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल। तो ये बहुत ही अच्छा सा डिस्क्रिप्शन भी आपको दे रखा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके बाकी सब काउंटेबल होते हैं, रैशनल, ऑड, इवन, नेचुरल। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर का सेट होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है रियल नंबर। जब इसका सबसेट ही अनकाउंटेबल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर काउंटेबल कैसे हो सकता है ना? सो दैट इज़ वाई ये भी आपका 4 स्टेटमेंट यहाँ पे काउंटेबल है। काउंटेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है आउटपुट y इन द सर्किट, और वो हमेशा 1 कब होगा? एनी ऑड नंबर ऑफ द इनपुट पी क्यू आर इज 1, या फिर एनी ऑड नंबर ऑफ द इनपुट पी क्यू आर इज 0, या 2 और मोर ऑफ द इनपुट इज 0, या 2 और मोर ऑफ द इनपुट इज 1। ऑब्वियसली इसका आंसर डी है। अब इसको समझो आप कैसे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप ऑप्शन ए लगाते हो तो कोई भी ऑड नंबर ऑफ इनपुट या तो P1 होगा और बाकी 0, या तो Q1 होगा बाकी 0, या तो R1 होगा बाकी 0।
तो हम ऐसा करते हैं कि p की वैल्यू को 1 लेते हैं, q r 0 लेते हैं। तो 1 और 0 का नैंड करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 1। वैसे ही 0 और 0 का नैंड करेंगे तो ये निकल करके आएगा आपका 1। और वैसे ही 0 और 1 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा। 0 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है पर आपको आउटपुट 1 चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी, तो यहाँ पे एन ही बोला ना मैंने, कोई एक लिया और कोई एक ही के लिए फेल हो गया, इसलिए ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो। कोई भी ऑड नंबर की इनपुट 0 हो, जैसे मान लीजिए कि p 0 है और बाकी 1 है, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे 0 और 1 का नैंड करेंगे तो आएगा 1। 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा। और 1 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा। 1 और 0 का नैंड करेंगे तो आएगा आपका 1। यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है। बट लेट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि हम q 0 ले लेते हैं और p को और r को 1 ले लेते हैं, तो ऑड नंबर के इनपुट 0 है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, तो 1 और 0 का नैंड करेंगे तो आएगा 1। 0 और 1 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। वैसे 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा। 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा। 0 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। 0 और 1 का नैंड करेंगे तो 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, मतलब यहाँ पे भी 1 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार क्या करते हैं कि हम r को 0 लेते हैं, तो ये 1 1 0। 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा। 1 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। और 1 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा। 1 और 1 का नैंड करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 और 0 का नैंड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऑड नंबर के इनपुट में ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर तीनों 0 हो, ओके, तो ही होगा। अब तीनों को 0 लेकर के देखो, तो 0 और 0 का नैंड करोगे तो 1 आएगा। 0 और 0 का नैंड करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 का नैंड करोगे तो 0 आएगा। 0 और 0 का नैंड करोगे तो 1 आएगा। 1 और 1 का नैंड करोगे तो 0 आएगा। पर जब हमने ये इनपुट्स लिया तब तो आउटपुट 0 आ रहा है, तो सारे केसेस में तो ऑप्शन बी सही नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट होता है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। 2 और मोर ऑफ द इनपुट पी क्यू आर इज 0, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट। तो लेट सपोज तीनों को 0 लेकर के चलते हैं, तो तीनों को 0 दिया था तो आउटपुट तो 0 आ रहा था ना, 1 नहीं आ रहा था, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर इस तरीके से होगा। What is the minimum number of 2 input NOR gate required to implement 4 variable function expressed in sum of minterm from form as function this? Assume that all the inputs and their complements are available. तो मिनिमम नंबर के 2 इनपुट नॉर गेट कितने लगेंगे अगर आप इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? तो पहले तो आप इस फंक्शन का वेरिएबल का मतलब कि के मैप बना लो। तो ये 4 वेरिएबल का के मैप होगा ए बी और सी डी। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, वैसे ही 0 0 0 1 1 1 पहले 1 0 बाद में। आपको क्वेश्चन में दे रखा था मीन टर्म, अब आप इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो नॉर गेट होता है ना वो POS फॉर्म में निकलता है और जो नैंड गेट होता है वो SOP फॉर्म में। तो हम इसको अगर मैक्स टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मीन टर्म में जो वैल्यू मिसिंग है वो मैक्स टर्म में आएगी। जैसे कि यहाँ पे 1 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, 11 12 मिसिंग है, 14 मिसिंग है। तो 4 वेरिएबल के के मैप में 0 से 15 वैल्यू होती है और उसमें से जो भी मिसिंग है वो मैक्स टर्म में आ जाएगी। और मैक्स टर्म में 0 की ग्रुपिंग होती है। तो के मैप होता है ऐसा 0 1, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 2 3, ये होता है 4 5, यहाँ पे होता है 6 7, देन यहाँ होता है 8 9, यहाँ पे होता है 10 11। ओके सॉरी 8 9 यहाँ पे नहीं होता, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। दिस इज 0 1, ये 2 3, ये होता है 4 5, ये होता है 6 7, 8 9 यहाँ होता है, 10 11 यहाँ, देन 12 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 15 यहाँ पे। अब जहाँ पे भी वैल्यूज़ लिखी हुई है वहाँ पे 0 लिख दो। जैसे 1 3, तो 1 3 में 0 लिख दिया। 4 6, तो 4 6 में 0 लिख दिया। फिर 12 14 में, और
और इस तरीके से आप इसका क्या बना लोगे, इसका आप क्वाड बना लोगे। तो ये दोनों ज़ीरो अपोजिट ग्रुपिंग से क्वाड बना लेगी, जिससे वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बी चेंज नहीं हो रहा तो बी। और POS में 1 को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डी चेंज नहीं हो रहा, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी इस ग्रुप से आएगा। वैसे इस ग्रुप से बी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ये फंक्शन जब निकल गया तो आप इसको 2 इनपुट नॉर गेट में लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे इनपुट्स और उसके कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको सीधा बी कॉम्प्लीमेंट लेना है और डी लेना है। इसका आप नॉर करो, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का नॉर करेंगे तो इतना निकल करके आए, दैट इज डबल कॉम्प्लीमेंट बी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। फिर आप बी और डी कॉम्प्लीमेंट का नॉर करो, तो बी और डी कॉम्प्लीमेंट का नॉर करेंगे तो आएगा बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। फिर आप इन दोनों का नॉर करो। आई होप द वीडियो इज विजिबल टू यू। यस, इस तरीके से हमने बनाया। तो आपको यहाँ पे इन दोनों का नॉर करना है, फिर आपको इन दोनों का नॉर करना है, और उसके बाद आपको इन दोनों का नॉर करना है। तो बी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी, इसका अगर आप नॉर करते हो तो ये निकल कर आएगा बी एक्स नॉर डी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 3 नॉर गेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, तो 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 128 है, ए जनरेटर है जी का, तो ओ बिग ओ ऑफ ए की पावर 4 क्या होगा। देखो ए अगर जनरेटर, तो हमें फॉर्मूला पता है कि बिग ओ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन में GCD ऑफ एक्स एन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज 128, एन इज नथिंग बट द ऑर्डर, एंड GCD ऑफ एक्स, एक्स इज ए की पावर 4 एंड 128। तो आपको ऑर्डर ऊपर लिखने होता है और नीचे GCD निकालना होता है ए की पावर का और ऑर्डर का। तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दोनों का 4 ही है, and this is 128 by 4, that is 32. So 32 will be the order of a की power 4. Now यहाँ पर एडिशन आपको दे रखा है 2 नंबर्स का इन एन 8-bit ALU। इनमें से कौन बेस्ट समराइज करेगा जीरो, साइन, कैरी और ओवरफ्लो फ्लैग के स्टेटस को। अज्यूम करना है कि नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और s इक्वल टू 1, साइन बिट 1 नेगेटिव को बताती है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी 2 नंबर दे रखे हैं आपको उसे प्लस करना है। तो हमने प्लस किया, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 0 देगा, 1 प्लस 0 भी 1 देगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0, और 1 प्लस 1 0, 1 का कैरी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो कैरी फ्लैग होगी वो 1 से सेट होगी, है ना। तो जो कैरी फ्लैग होगी वो 1 से सेट होगी, जो कैरी फ्लैग होगी वो 1 से सेट होगी, और ऑप्शन बी और सी यहीं से एलिमिनेट। और साइन बिट क्या है, तो साइन बिट यहाँ पर आपका 0 आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे आपने बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप सम निकाल रहे हो तो ये है, और 1 जो है वो कैरी फ्लैग है। तो सम भी आपसे पूछा जाएगा क्या है, 4 टाइम्स 0 1 1 0, तो 4 टाइम्स 0 1 1 0, ये सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। और ये 1 आप नहीं लिखोगे क्योंकि 1 तो कैरी बिट था, 1 तो कैरी बिट था विच इज़ आउट ऑफ द MSB। ज़ीरो फ्लैग आपका जो है वो 1 तब होता है जब रिजल्ट पूरा 0 आए, बट रिजल्ट पूरा 0 नहीं है तो ज़ीरो फ्लैग 1 नहीं होकर के 0 वैल्यू देगा, इसलिए वो 0 है। सम हमने निकाल दिया। नाउ दिस इज़ ओवरफ्लो फ्लैग। जो ओवरफ्लो फ्लैग जो होता है ना, वो बेसिकली कैसे निकलता है, जब हम कैरी इनपुट का एक्सॉर कैरी आउटपुट से करते हैं। तो यहाँ पे कैरी इनपुट क्या है, तो कैरी इनपुट 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 गया, और कैरी आउटपुट क्या है, तो यहाँ पे 1 आउट ऑफ द MSB है, तो दिस इज कैरी इनपुट एंड दिस इज कैरी आउटपुट। तो इट इज 0 एक्सॉर 1, और 0 एक्सॉर 1 कितना होता है, तो डिफरेंट इनपुट के लिए 1 होता है। जो ओवरफ्लो फ्लैग होगा इसलिए यहाँ पे 1 होगा, और साइन 0 होगा क्योंकि ये जो नंबर है उसका सबसे शुरुआत वाला बिट जो है वो 0 है, जो पॉजिटिव नंबर को बताता है। तो साइन फ्लैग यहाँ पे 0 इसलिए हो रहा है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्गोरिदम के, जो ट्रिक के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपको ग्राफ दे रखा है और आपको बताना है कि कितने डिफरेंट MST आप बना सकते हो। ठीक है, सिंपल है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर पहले आप 1 को लोगे, सारे 1 को तो ले ही लोगे,
ये ले लिया। अब कितने नोड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे 16 है। एंड आपको एजेस कितने चाहिए एमएसटी में, 15। तो एमएसटी बनाते वक्त जो भी सबसे मिनिमम होता है उसको हम ले लेते हैं। तो जितने भी वन है सबको ले लो, सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। कितने वन है यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 हो गए, 5 6 7 8 9, 9 एजेस तो यहीं पे बन गए। अब आपको 2 लेना होगा। आप इस 2 को नहीं ले सकते कि साइकिल बन जाएगा, इसको भी नहीं ले सकते, बट इन तीनों 2 में आप ले सकते हो। देयर इज़ अ सिलेक्शन, आपकी इन तीनों 2 में किसको लोगे। तो ये आपका ब्लू रीजन है जिसकी 2 चॉइसेस है, इसके ब्लू रीजन है जिसकी 2 चॉइसेस है कि दोनों में से आप तीनों में से कोई 2 ही लोगे, राइट। क्योंकि अगर आप तीनों लोगे तो साइकिल बन जाएगा, इसीलिए। वैसे यहाँ पे इन दोनों 2 में से भी आप किसी एक ही को ले सकते हो, तो यहाँ पे भी 2 चॉइसेस हैं। और वैसे ही अगर आप अगर इन तीनों 2 की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास 3 चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे 3 चॉइस, यहाँ पे 2 चॉइस, यहाँ पे 3 चॉइस, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 12 एमएसटी बनेगी इस पर्टिकुलर ग्राफ की। इन 16 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जो डेसिमल नंबर है -28 का, वो कितना होगा। तो सिंपल है, आपको पहले क्या करना है कि 28 के पॉजिटिव वर्जन का बाइनरी निकालना है। तो 28 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, तो आप 2 से डिवाइड करो, 14 2 जा 28, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, और उसको उल्टा लिख दो तो 1110 है ना। तो ये हमने लिखा भी। अब इसको 16 बिट में लिखना है, तो प्रीसीडिंग जो बिट्स होंगे उन सबको 0 बना दो और इनको 16 बिट का नंबर बना दो। अब इसको अगर -28 निकालना हो तो +28 में +28 का आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आपको सिंपली क्या करना है कि पहले आपको इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उसमें +1 करके 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जितने भी ज़ीरोज़ हैं उसको 1's बना दीजिए और जितने भी 1 है उसको 0 बना दीजिए, फिर उसमें +1 कीजिए। तो 1 + 1 0, 1 का कैरी, 1 + 1 0, 1 का कैरी, फिर यहाँ पे ये 1 आएगा और बाकी जो बिट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। एंड दिस इज़ द 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म जो आपका किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। क्रोमेटिक नंबर व्हील ग्राफ का क्या होता है जिसमें 8 वर्टेक्स हैं। सी, क्रोमेटिक नंबर का सिंपल फार्मूला होता है कि अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन है तो क्रोमेटिक नंबर 4 होता है और अगर ऑड है तो 3 होता है। तो मैं आपको व्हील ग्राफ बना करके देती हूँ। ये आपका व्हील ग्राफ है जिसमें कि आपने साइकिल 3 बनाया और उसमें आपने एक नोड को ऐड कर दिया बीच में, तो आपका व्हील 3 बन गया। जिसमें कि अगर आप इसको रेड कलर देते हो तो आप इसको रेड कलर या इसको रेड कलर या इसको रेड कलर नहीं दे सकते। अगर आप इसको ग्रीन कलर देते हो तो आप इसको ग्रीन कलर और इसको ग्रीन कलर नहीं दे सकते। अगर आप इसको ब्लैक कलर देते हो तो आप इसको ब्लैक नहीं दे सकते। और अगर आप इसको, तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे आपको येलो कलर, तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर लग रहे हैं, 4 कलर्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इवन है। नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रोमेटिक नंबर 4 लग रहा है। अब वैसे अगर n की वैल्यू ऑड होती, जैसे कि ये भी एक व्हील ग्राफ है जिसमें कि 5 वर्टेक्स हैं, तो इसकी वैल्यू आप रेड दे दो तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रेड नहीं हो सकती। फिर इसकी वैल्यू आप येलो दे दो और इसकी वैल्यू ब्लैक दे दो, और इसकी वैल्यू भी येलो हो सकती है बिकॉज ये येलो से एडजेसेंट नहीं है, इसकी ब्लैक और इसकी ब्लैक, तो 3 कलर में काम हो गया जब n की वैल्यू ऑड है। कितने नंबर ऑफ रोज रिटर्न होंगे इस एसक्यूएल क्वेरी के द्वारा। तो आपको सेलेक्ट करना है मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू आती है तो नॉट इन ऑपरेटर रिजल्ट में 0 देती है। तो अगर नॉट इन ऑपरेटर के सब क्वेरी के अंदर कोई भी नल वैल्यू आती है तो उस केस में कोई भी रो सेलेक्ट नहीं होता है। तो नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न 0 रिकॉर्ड्स व्हेन कंपेयर्ड अगेंस्ट एन अननोन वैल्यू। तो कोई अननोन वैल्यू के साथ अगर वो कंपेयर होता है तो ये 0 रिकॉर्ड रिजल्ट में देता है नॉट इन ऑपरेटर ना। यहाँ पर आपको 2 टेबल दे रखे हैं, आपको सेलेक्ट करना है काउंट फ्रॉम ए, जहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर सेलेक्ट एज फ्रॉम बी वेयर नेम इज़ क्यू। तो नेम तो क्यू कहीं पे भी नहीं है, तो ये एम्प्टी टेबल दे रहा है। और नॉट इन ऑपरेटर एम्प्टी टेबल में सारे रो को काउंट करता है, सारे रो को रिटर्न करता है। तो ए के सारे रो को ये रिटर्न करेगा, दैट इज़ 3। और वैसे ही नॉट इन ऑपरेटर में अगर एम्प्टी टेबल हो तो वो ऑलवेज ट्रू होता है, सभी को रिटर्न कर देता है।
और इनके अंदर अगर एम्प्टी टेबल हो तो वो हमेशा फॉल्स होता है। अगेन यहाँ पे क्वेरी दे रखी है और आपको बताना है कि यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट टेबल 0 रो को कंटेन कर रहा है तो इस क्वेरी के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डी बजट, डिपार्टमेंट डी वर्क्स डब्ल्यू से, जहाँ पे इसकी आईडी इसकी इक्वल है। ऑब्वियसली यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल 0 रो को कंटेन कर रहा है, तो 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितने भी हो वर्क्स में तो वो 0 ही देगा। और ऑल ऑपरेटर के अंदर अगर एम्प्टी वैल्यू होती है तो ऑल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, सभी को रिटर्न करता है। तो इट विल रिट्राइव ऑल द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है DBMS का, दैट इज बाउंड वेट ऑन वेट डाई। तो व्हेन ट्रांजेक्शन TI request a data item currently held by TJ, TI is allowed to wait only if it has a timestamp larger than that of TJ। तो यहाँ पे TI एक ट्रांजेक्शन और TJ एक ट्रांजेक्शन है, और TI जो है और TJ के पास एक आइटम है जो TI रिक्वेस्ट करता है। तो TI जो है वो इस पर्टिकुलर आइटम के लिए तभी वेट कर सकता है जब उसका टाइम स्टैम्प जो है वो ज़्यादा हो TJ के टाइम स्टैम्प से, अदरवाइज TJ को रोल बैक कर दिया जाएगा, यानी कि TJ बाउंड हो जाएगा बाई TI। दिस इज कॉल्ड बाउंड वेट, है ना। तो TI जो है वो TJ के आइटम का तभी वेट कर सकता है जब इसका टाइम स्टैम्प इसके टाइम स्टैम्प से ज़्यादा हो, और एल्स वो बाउंड हो जाएगा। और एक होता है वेट डाई स्कीम, जहाँ पे TI जो है वो TJ के आइटम का तभी वेट कर सकती है जब उसका टाइम स्टैम्प छोटा हो TJ से, अदरवाइज TI को हम रोल बैक कर देते हैं। दिस इज वेट डाई स्कीम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं, एंड आई होप द सेशन इज़ फ्रूटफुल फॉर यू। जितने भी सेशंस थे आपको मज़ा आया होगा हर एक सेशन को ज्वाइन करने में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको अच्छा ही रिज़ल्ट हो, पहले से ही शुभकामनाएं दे रही हूँ। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, पैनिक मत होना, और जितना आए उतना ही लिखना, गलत मत करना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ना मिल जाए, है ना, दैट इज़ वाई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि इसमें आपको सारे सेशन के PDF नोट्स मिल जाएंगे जो लास्ट मिनट में रिवीजन करने के लिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और अभी मैंने 30 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट किया गेट 2025 CSIT के लिए। तो अगर आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स शाम को 6 बजे स्टार्ट किया और डिजिटल लॉजिक शाम को 7:30 बजे स्टार्ट किया है। तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपका अगर आप इस बैच में मुझे ज्वाइन करते हैं तो। ओके। और अपकमिंग कोर्सेज में मेरा डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है 13 मई से जो स्टार्ट होगा, तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर आप 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 ईयर का जो गेट 2025 के लिए परफेक्ट है, तो आपको 24,000 समथिंग लगेगा। बाकी आप प्लेटफॉर्म में जा कर के भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या ड्यूरेशन किस प्राइस पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।